अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछूंगा, यानी टोटल 15 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और जब यहाँ पे वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके 5 या 10 सेकेंड बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात है। अब यहाँ पे CH4 लिखा हुआ है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये होता है मेथेन का केमिकल फॉर्मूला। ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना आंसर बताइए मुझे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और साथ ही साथ सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन है, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3:1 का अनुपात है, ठीक है। कितने का, 3:1 का अनुपात है। अब ये 3:1 कैसे आया, चलिए सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, CH4 में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात, यानी C/H हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम CH4 में कार्बन का परमाणु भार यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 में सबसे पहले क्या करेंगे, ये C जो आपका है कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, यानी 12 होता है इसका परमाणु भार। तो कार्बन का हमें कितना मिला, 12 मिल गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद H4 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। वैसे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, H4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे परमाणु भार हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, कार्बन का मिला 12 और यहाँ पे H4 यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थे, तो इसका कितना मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 12:4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4×3=12 आपका होता है और 4×1=4 होता है। कितना मिला, 3:1 हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3:1, यानी 3:1। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस आपको यहाँ पे परमाणु भार पता होना चाहिए, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया कि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का तो 12 हमारा निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था, 4 हाइड्रोजन था, इसीलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे हमने भार कितना लिखा था, 4 लिखा था। 12:4 आपका हुआ। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर 4×3=12, 4×1=4, 3:1 आपको इसमें आंसर मिल गया। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या दिया है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि
नेट्रियम लैटिन नाम है। क्या पूछा गया क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है कि नेट्रियम लैटिन नाम है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नेट्रियम लैटिन नाम है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अभी तक अधिकतर लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर जो ये नेट्रियम लिखा है ये किसका लैटिन नाम होता है? तो ये होता है सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो नेट्रियम है ये लैटिन नाम होता है सोडियम का, Na का। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे कहीं सोडियम दिया है, निकिल लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, कार्बन लिखा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम तो लिखा नहीं हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेट्रियम होता है ये लैटिन नाम किसका है? सोडियम का है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कई बार कराया हुआ है। क्या पूछा गया है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और मैं आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या लिखा है? NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है? क्या पूछा गया है? ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब यहाँ पे वीडियो फिनिश हो जाएगी तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्या ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, या फिर मीडियम थे यानी मॉडरेट लेवल के थे, या फिर हाई लेवल के थे, ठीक है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 होता है। ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक बात यहाँ पे बता देता हूं कि ब्लैक कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, ठीक है। जो ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान होता है ये 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। तो यहाँ पे होता क्या है? 4.5 से 5.5 के बीच में। तो यहाँ पे इसके करीब वाली वैल्यू हमें क्या मिली थी? ये 5 वाली मिली थी, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए पे टिक कर दिया, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ये लिखा हुआ मिले यानी 4.5 से 5.5 ये लिखा हुआ मिले तो इस पे आप टिक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, 5 और ये वाला ऑप्शन जो आपका दिया है 4.5 से 5.5, ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में कभी नहीं मिलेंगे। अगर ये वाला रहेगा तो ये 5 वाला नहीं दिया रहेगा, अगर 5 वाला ऑप्शन आपका है तो ये वाला नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जल के उच्च क्वथनांक का कारण है। आपको यहाँ पे बताना है जल के उच्च क्वथनांक का कारण है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन काफी इजी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो कि एक प्रबल बंध होता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो कि एक प्रबल बंध होता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। और यहाँ पे जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ये आप सबको मालूम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका, यानी हाइड्रोजन बंध आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जल की कठोरता मापी जाती है। क्वेश्चन क्या है कि जल की कठोरता मापी जाती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जल की कठोरता मापी जाती है। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, और यहाँ पे सभी लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर जल की कठोरता किस में मापी जाती है, तो जो जल की कठोरता होती है वो ppm में मापी जाती है। किसमें, ppm में मापी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये ppm का पूरा नाम क्या होता, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूं। ppm का पूरा नाम, यानी इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन इसका होता है फुल फॉर्म। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्राम दिया हुआ था, आयतन प्रतिशत में दिया हुआ था, प्रतिशत में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ppm नहीं दिया था, यानी पार्ट्स पर मिलियन नहीं दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो जल की कठोरता मापी जाती है वो ppm में मापी जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में मापी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से सबसे मृदु जल है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि इनमें से सबसे मृदु जल कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब टॉपिक बहुत पहले ही पढ़ा दिया, कठोर जल, मृदु जल, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ आखिर ये मृदु जल होता क्या है, आखिर मृदु जल हम किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। मृदु जल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो मृदु जल किसे कहते हैं, तो साबुन के साथ शीघ्रता से झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी वर्षा का जल। इनमें से सबसे मृदु जल आपका कौन सा है, तो वर्षा का जल है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नोबल गैस। अब यहाँ पे नोबल गैस लिखा है। नोबल गैस को हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में इसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नोबल गैस यानी इनर्ट गैस का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या है, नोबल गैस यानी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और आपको यहाँ पे अक्रिय गैस वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ही कैसे आया, चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गए, कितने की जरूरत, 3 की, यानी 2p3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में यहाँ पे 2 है, दूसरे में देखिए 2 और 3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई। तो नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 5 है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। और अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है अक्रिय गैस वाला। क्या होता है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने की जरूरत है, अगर मैं यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन कर दूं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की, इसीलिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कई चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी था, जो कि क्या होता है, 7 होता है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 2 और 5 आया। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिली, 5 मिली। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे 5 ही था। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जब H2S गैस NaOH के साथ अभिक्रिया करती है तो निर्मित उत्पाद होता है। आपको यहाँ पे बताना है निर्मित उत्पाद क्या होता है। अब यहाँ पे H2S लिखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे रिएक्शन करते, बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे H2S और NaOH की, ठीक है। इन्हीं की रिएक्शन यहाँ पे करवानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे NaOH को लिखूंगा, जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2NaOH आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ पे H2S गैस की बात हो रही तो H2S मैंने यहाँ पे लिखा, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, Na2S प्लस 2
H2O मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Na2S मिला। ऑप्शन में आपको कहीं पे Na2S दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी Na2S ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे H2O यानी जल भी हमें मिल रहा है, लेकिन जल तो हमें ऑप्शन में दिया नहीं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी जब हाइड्रोजन सल्फाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तब सोडियम सल्फाइड एवं जल बनता है। तो यहाँ पे जल तो ऑप्शन में दिया नहीं, हमें यहाँ पे Na2S दिया है, यानी सोडियम सल्फाइड हमें दिया हुआ है, तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। Na2S यानी सोडियम सल्फाइड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि एंटीमनी तथा आर्सेनिक क्रमशः हैं। आपको बताना है कि एंटीमनी तथा आर्सेनिक क्रमशः है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपधातुएं। एंटीमनी तथा आर्सेनिक क्या है? ये उपधातुएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था धातु अधातु और धातु कर्म वाला। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए थे। तो यहाँ पे एंटीमनी तथा आर्सेनिक क्या हो जाएंगी? उपधातुएं, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एक बार सॉल्व करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है। क्या पूछा गया है? सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इस क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगा ही, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी AgBr। ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। ये आपको ध्यान रखना क्या होता है? AgBr, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्या पूछा गया है कि एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और ये सब टॉपिक मैंने आपको डिटेल में कवर अप कराया हुआ है। मैंने सभी धातु, उनके अयस्कों के नाम ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए थे और केमिकल फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क होता है? तो ये होता है Mg, यानी मैग्नीशियम का। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैग्नीशियम का होता है। एस्बेस्टस किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे फेरबदल कर दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेड दिया हुआ था, लोहा दिया हुआ था, सोडियम दिया हुआ था, लेकिन मैग्नीशियम तो था नहीं। तो मैग्नीशियम नहीं था, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एस्बेस्टस होता है किस धातु का अयस्क? मैग्नीशियम का होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि चीनी को सफ़ेद करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि चीनी को सफ़ेद करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा और सही ही किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CaOCl2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये CaOCl2 केमिकल फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होता है विरंजक चूर्ण का, यानी चीनी को सफ़ेद करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, CaOCl2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, यानी ब्रोमीन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ब्रोमीन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, ठीक है, अधातु होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, अधातु की जगह क्या लिख दिया जाए, धातु लिख दिया जाए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आपका आंसर यहाँ पे पारा हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन अधातु से रिलेटेड पूछा गया है, अधातु की बात होगी तो ब्रोमीन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रही बात पारे की, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा धातु होता है, ध्यान रखिएगा, और ब्रोमीन अधातु होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लैनरकाइट किस धातु का अयस्क है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि लैनरकाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपने आंसर को यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे कीजिए। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बताऊंगा ही, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टफ नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर लैनरकाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो जो लैनरकाइट होता है ये पीबी का होता है, यानी लेड का होता है। किसका होता है, लेड का। ये ध्यान रखना है कि लैनरकाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लेड का होता है। तो यहाँ पे लिथियम दिया है, मरकरी दिया है, कैल्शियम दिया है, लेकिन लेड तो यहाँ पे नहीं दिया है। लेड आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लैनरकाइट लेड का होता है। किस धातु का अयस्क होता है, लेड का होता है। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। ये क्वेश्चंस इजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के थे या फिर हाई लेवल के थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।